अस्सलामुअलैकुम। रूह रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका माह रमज़ान खैर आफियत से गुजर गया होगा। तिलावत आपने सुनी, हमारे साथ कारी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान का आखिरी रोज़ा वो दिन है जब हर रोज़ेदार के दिल में ख़ास सुकून और उम्मीद होती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास तक महदूद नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मोहब्बत और ताउन बांटने का भी महीना है। जैसे हम रोज़ाना की मसरूफ़ ज़िंदगी में छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, इसी तरह ईद के दिन हमें वक्त मिलता है कि हम अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटें। और आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अक्सर हम अपने मसाइल में ख़ुद को महदूद कर लेते हैं, मगर ईद का दिन हमें ये याद दिलाता है कि खुशी का असल मज़ा दूसरों में खुशी बखेरने में है। बाज़ारों में बच्चों की मुस्कुराहट देखना, किसी मोहताज के लिए तोहफ़ा ख़रीदना या मोहल्ले के बुज़ुर्गों के साथ ईद की दुआ में शरीक होना छोटे मगर दिल को छू लेने वाले लम्हे होते हैं। कुरान और हदीस में भी हमें यही सिखाया गया है कि दूसरों की खुशी में शामिल होना अल्लाह की खुशी का ज़रिया है, और यही छोटे छोटे अमाल हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा मानी देते हैं, दिल को खुशी बख्शते हैं और रोज़मर्रा की उलझनों में सुकून पैदा करते हैं। रमज़ान का आखिरी रोज़ा हमें ये सबक भी देता है कि ईद की खुशियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मनाई जाएं, ताकि मोहब्बत और हमदर्दी के रिश्ते मजबूत हों। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का मैसेज। आप सबके लिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और रमज़ान के दौरान हमारी एक ख़ास रूटीन बन जाती है। हम मखसूस औकात में खाते हैं, सोने जागने के औकात भी बदल जाते हैं और हमारा जिस्म इसी हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, हम अचानक अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमारी बॉडी को एडजस्ट होने में मुश्किल पेश आती है और कुछ लोगों को थकन या सुस्ती भी महसूस होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रमज़ान के बाद अपनी रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करें और सेहतमंद आदत को बरकरार रखें। और आज के इस सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड पब्लिक स्पीकर ज़ारा मंसूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरे रोज़े आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे। अच्छा ज़ारा, सबसे पहले तो बताएं कि हम सबको पता है कि रमज़ान आता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, लेकिन हम इसमें माशाल्लाह कोई परहेज़ नहीं करते। ज़्यादातर लोग तो नहीं करते, मे भी कुछ लोग करते हो। हम फ्राइड आइटम्स भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऊपर उसके बाद सहरी भी हम बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि कैसे फिर अब ईद है सुबह, तो कैसे हम नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ और थोड़ा सा जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा हो गया उसको भी हम बर्न करें। सबसे पहले नूर, जब रमज़ान आता है तो हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जैसे आपने मेंशन किया। तो दो किस्म के लोग हैं, दो कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर एक किस्म के लोगों ने तो उससे भरपूर फ़ायदा उठा लिया है और जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर लोगों ने जो है वो अपनी आदत थोड़ी सी ख़राब कर ली है। ठीक है, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनने इसका फ़ायदा उठाया है। अब फ़ायदा किस तरह से उठाया है कि सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो रोज़ा है वो फास्टिंग आवर्स के अंदर जो है हमारी बॉडी एक प्रोसेस से गुजरती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारी जो है चेंजेस आते हैं। और 30 डेज़ या 29 डेज़ अगर आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने चाहिए। मगर कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि वो पूरा दिन तो फास्ट करते हैं, मगर जब वो रोज़ा खुलता है तो उस वक़्त वो शायद इस कैफियत में चले जाते हैं कि हाय हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो अब जो है वो अच्छी तरह से खा लेते हैं। और जो चीज़ों का इंतखाब उस वक़्त वो करते हैं, वो उस वक़्त अगर सही तरीके से ना किया जाए तो वो जो फ़ायदा पूरे दिन का उनको मिल रहा होता है वो नुकसान में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो हमें अब तो रमज़ान गुजर चुका है तकरीबन, तो हम इसके अंदर से अब इस तरह तो नहीं कर सकते कि ये करना चाहिए, मगर अब आगे किस तरह से इसको लेके जाया जा सकता है कि रूटीन मज़ीद जो है वो ख़राब ना हो और दोबारा से हम ट्रैक पे आ जाएं। ठीक है, और कुछ लोग इस तरह से हैं जिनकी रूटीन बहुत अच्छी थी, तो वो उसको मेंटेन किस तरह से बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम ना जैसे हम ईद की तरफ जाते हैं, सुबह ईद भी है, तो हम एकदम से, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती 3 मील्स लेने की, तो एकदम से ना स्टमक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस हवाले से बताएं कि उनका हल क्या है? अच्छा, स्टमक इश्यूज़ तब होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हम खाली पेट थे तो हमें जो है ना बहुत ज़्यादा एसिड आ रहा है या रिफ्लक्स आता है, बहुत ज़्यादा हम तेज़ाबियत महसूस करते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारा मैदा जो है वो खाली होता है और एसिड का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में कम होता है। ठीक है, लोग समझ रहे होते हैं वो लेवल ज़्यादा हो गया है,
कम होता है, उसकी वजह से जो है हमें तेज़ाबियत महसूस होती है। हमें चाहिए कि हम फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें। जैसे आप घर के अंदर कोई चाट वगैरह खा रहे हैं या आप कोई सैंडविच खा रहे हैं या आप अपना रेगुलर रोटी सालन खा रहे हैं, तो उस चीज़ से जो है आपकी ये तेज़ाबियत और इसके मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जैसे समोसे हैं, पकौड़े हैं, रोल हैं, चिप्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना उसको ख़राब करती हैं। इसके साथ कुछ इस तरह की एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहवे ऐड कर सकते हैं, उससे जो है हमारी ये बदहज़मी की जो शिकायत है ये दूर हो जाती है। ऑल राइट, ठीक है। तो आप क्या रेकमेंड करेंगी ईद वाले दिन क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? जिन लोगों को स्टमक इश्यूज़ हैं उन लोगों को ईद वाले दिन क्या स्पेशल परहेज करना चाहिए? हाँ, देखिए हम एक स्पेसिफिक रूटीन से निकल के अब एक रेगुलर रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये होगा कि ईद के ऊपर आपको पता है खाने ज़रा फैंसी होते हैं और ऑयल और मीठा भी बहुत होता है, तो इस वजह से और लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों का जो ब्लेंड बनता है ना वो हमारे स्टमक पे काफ़ी हैवी हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अपने सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबको जो है ना ईद गाइडलाइंस भेजी हैं, उसके अंदर मैंने कहा आप हर चीज़ एंजॉय ज़रूर करें मगर पोर्शन कंट्रोल के साथ, ठीक है, मतलब कम खाएं। बिल्कुल नहीं, पोर्शन कंट्रोल। जैसे मैंने उनको बताया है कि जी माई प्लेट कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। माई प्लेट कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आपकी प्लेट के अंदर आधा हिस्सा जो है वो सैलड पे मुश्तमिल होना चाहिए, जो रॉ सैलड होती है या स्टीम सैलड होती है, ठीक है, ग्रिल्ड सैलड। मैं रशियन सैलड या ड्रेसिंग्स वाली सैलड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो वाली सैलड। और जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स बच जाते हैं उसके अंदर 1 क्वार्टर जो है उसके अंदर आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, गुड प्रोटीन, जिसके अंदर आप मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं और बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, जो भी आपके पास मीट अवेलेबल है, एग ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। और जो लास्ट क्वार्टर बचता है उसके अंदर आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, नान, पराठा, जो भी चीज़ आपको उस वक्त अवेलेबल है। ज़ाहिर है हम दूसरों के घर दावत पे जाएंगे तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम ये चीज़ नहीं खा सकते, फ़लाँ चीज़ नहीं खा सकते, हमारे लिए ये अरेंज कराएं। तो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी उन्हीं के अंदर आपको पोर्शन कंट्रोल करना। जैसे अगर नान खाना है तो आप क्वार्टर नान खा लें, ठीक है, और चावल खाने हैं तो 5 to 7 टेबलस्पून्स ऑफ राइस आर इनफ। आपने अपना जो पेट का मेजर हिस्सा है वो आपने वेजिटेबल्स मतलब सैलड से भरना है। और जो होस्ट कर रहे हैं लोग उनके लिए भी एक ख़ास पैगाम है कि कल आप अपने मेन्यू के अंदर जो है वो सैलड्स का जो है वो ज़रूर इंतखाब करें और सैलड ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं अपनी प्लेट्स को अच्छी तरह से बैलेंस कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर ना जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइटिशियंस हैं वो फ़ौरन कह देती हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आपने बड़ी अच्छी बात की, खाएं सब लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, हम ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी होते हैं ईद पे, तो कोई ड्रिंक्स भी बताएं हमें ईद के लिए। और ईद पे काम भी हमें होते हैं ऑब्वियसली, हमारी रूटीन एकदम से रश होता है, हम दावतों पे जा रहे हैं, लोग हमारे घर आ रहे हैं, तो कोई अच्छी ड्रिंक्स बताएं। अच्छा, ईद के ऊपर रमज़ान के अंदर ना मैंने अपने जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्होंने तो मेरे ख्याल उनको तो कोई शिकायत नहीं होगी डिहाइड्रेशन की, क्योंकि हमने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ था। हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है वो मेंटेन कर रहे थे, किस तरह से ORS या इस तरह की ड्रिंक्स को हमने ऐड किया हुआ था। चिया सीड लेमनेड, ORS, ये चीज़ें जो हैं आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर, नमकियात का लेवल उसको बैलेंस रखती हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पिएँ या सोडा ड्रिंक्स या कोला ड्रिंक्स पिएँ, क्योंकि उन ड्रिंक्स की वजह से उनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनकी वजह से हमारे अंदर और ज़्यादा जो है तेज़ाबियत और जलन हो सकता है। और सेकंड ऑफ द मोस्ट उसकी जो डेंजरस चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने वो एक्स्ट्रा शुगर क्यों लेनी है? आप कहते हो कि जी मैंने खाना बहुत परहेज़ी खाया है, बहुत पोर्शन कंट्रोल, जैसे हाथ रोक के खाना खाया है, बट देन यू आर टेकिंग 2 to 3 ग्लास ऑफ कोक और जो भी किसी भी सोडा या कोला ड्रिंक ले रहे हैं, तो वो फिर आपने काम ख़राब कर दिया। वहाँ पे कैलोरीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। अच्छा, अक्सर ना क्योंकि रमज़ान में हमें कम खाने की आदत होती है, पूरा दिन हम कुछ खाते नहीं है, तो ईद पे भी ना ऐसे कुछ खाने लगो ना एकदम से वो आता है कि नहीं रोज़ा है, एकदम से नहीं आपसे खाया जाता ऐसे, तो और भूख भी ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप ये बताइए नॉर्मल है? ये नॉर्मल है और हमने इसका फ़ायदा उठाना है ना। अच्छा, देखिए हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, हम अपनी बॉडी की भूख
नींद, हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा एक पैटर्न से गुजरी है ना बॉडी, बिल्कुल। अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये तो फिर हम अपने बॉडी के साथ ज़्यादती करेंगे। हमें चाहिए कि जो बॉडी हमारी अब सीधे ट्रैक पे आई हुई है, उसने एक टाइम टेबल फॉलो किया हुआ है। हर चीज़ के अंदर टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सुबह के टाइम पे खा रहे थे और मगरिब के टाइम पे जब आप अफ्तार कर रहे थे अपना रोज़ा, तो आपकी बॉडी को पता था कि जी ये 2 टाइम है जिसके ऊपर मुझे खाना मिल रहा था। इसी तरह अब आपने अपनी बॉडी को सहरी से थोड़ा सा आगे आप लेकर आएंगे, सुबह का नाश्ता आप करेंगे, कोशिश करें कि उठने के 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका नाश्ता हो जाए। ये ना हो कि आप 6-7 बजे उठ रहे हैं नमाज के लिए ईद की, और उसके बाद आपका नाश्ता 12 बजे हो रहा है, तो वो इतना ज़्यादा गैप आ जाएगा ना, तो बॉडी तो एक्टिव हो गई है, बॉडी को तो ज़रूरत है अब खाने पीने की, तो आप अगर उस वक़्त नहीं खाएंगे, बॉडी को नहीं देंगे, तो फिर बॉडी जो है ना वो शॉक में चली जाती है और वो फिर स्टोरेज करना शुरू कर देती है। जो भी उसको नेक्स्ट फूड मिलता है वो कोशिश करती है कि मैं इसको स्टोर ही करूं, पता नहीं नेक्स्ट फूड कब मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम स्मॉल इंटरवल्स के साथ अपने दोबारा रेगुलर मील्स के ऊपर आ जाएं। अच्छा, पानी के हवाले से भी बताएं कि पानी पीने की रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए। हाँ, खाना शुरू करने से पहले आप 1 से 1.5 गिलास पानी पिएं। ठीक है। आपके 3 मेजर मील्स हैं, उनसे पहले आप इस तरह रूटीन करें तो आपके ये तकरीबन 5 गिलास हो जाते हैं इस तरह से, और उसके अलावा 2 से 3 गिलास आप जो है थ्रू आउट द डे इनकॉर्पोरेट करें। इसी तरह आप 1.5 लीटर की बॉटल जो है वो अपनी ORS या इस तरह की किसी भी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की बना लें, और उससे जो होगा आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप उसको सिप सिप करके पीते रहेंगे। एक तो बॉडी जो है उसके अंदर नमकियात की कमी भी नहीं होगी, और पानी की जो हमारे टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ डे है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ना अक्सर ये चीज़ होती है, कुछ लोगों का रमज़ान के बाद वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, कुछ लोग एकदम से वेट लॉस कर लेते हैं, तो अगर कोई चाहता है रमज़ान के बाद कैलोरीज अपनी बढ़ाना, तो उसके लिए आप कैसा प्लान रिकमेंड करेंगे? जी, अगर आपका वेट लॉस हो गया है तो वो तो बहुत पॉजिटिव है, और अगर आप चाहते हैं कि जो वेट आपको चाहिए था वही आपका जो है वज़न हो गया है, तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो उसके लिए ये है कि आप फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे। 5 to 6 मील्स इन अ डे आप लेंगे, छोटे छोटे मील्स होंगे वो, और 2 से 2.5 घंटे के वक्फे के बाद होंगे। और किस तरह के मील्स होंगे? क्या उसके अंदर 3 मेजर मील्स होंगे और 2 से 3 स्नैक्स होंगे। मेजर मील्स के अंदर आपके जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल ये आएंगी, और जो स्नैक्स हैं उसके अंदर आप कोई ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, जैसे कोई शेक ले लिया या कोई आपने ड्रिंक बना ली, ऐसे जूस बना लिया। वैसे मैं जूस इतने रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि जूस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड हो जाती हैं और फाइबर कुछ नहीं होता। जैसे फ्रूट कप बना लिया, एक फ्रूट कप एक बहुत हेल्दी चीज़ है, मगर हम उसको जब चाट बना के उसके अंदर जूस और मसाले डालते हैं, इफ्तार में भी जब हम बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, उसमें सिरप्स भी ऐड करते हैं, चाट मसाला भी ऐड करते हैं, तो वो नुकसान देना शुरू हो जाती है चीज़ फ़ायदे की जगह। आपको पता है फ्रूट्स कितने अच्छे हैं और उनका कितना फ़ायदा है, मगर जब आप उन फ्रूट्स को इस तरह से उनकी प्रेपरेशन मेथड उनका इतना आप ख़राब कर देंगे तो वो फ़ायदे की जगह हमें नुकसान होने लग जाता है। बिल्कुल ऐसे तो फ्रूट कप्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैक का, कि आपने 2 या 3 फ्रूट्स कट करके उनको मिक्स करके तो आप उनको खा लें। उनके ऊपर आप चिया सीड स्प्रिंकल कर सकते हैं, सोक्ड, ड्राई नहीं, सोक करके आपने रखे और उनको थोड़ा सा ऊपर जो है आप डाल के और उसके ऊपर थोड़े से नट्स आप डाल लें तो एक बड़ा अच्छा हेल्दी सा स्नैक बन जाता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया जिनका वेट लॉस हुआ है। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं रमज़ान में वो पतले होंगे लेकिन माशाल्लाह वो इतनी फ्राइड आइटम्स और ये चीज़ें खाते हैं कि उनका वेट गेन हो जाता है ईद पे, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? उनके लिए वही बात है कि आप कोशिश करें कि अगर आपने दावत पे जाना है तो जैसे रमज़ान के स्पेशली रमज़ान वो ईद के दिनों के लिए मैं बता रही हूँ, अगर दावत पे जाना है तो कोशिश करें अगर रात की दावत है तो दोपहर का खाना स्किप कर दें, ठीक है। और अगर दोपहर की दावत है तो फिर आप रात को बहुत लाइट सा कुछ लें, प्रॉपर हैवी मील मत लें। तो इस तरह से आप पोर्शन को भी कंट्रोल कर लेंगे और कैलोरीज भी आपकी थोड़ी सी कट डाउन हो ठीक है। अच्छा, जाएगी। एक्सरसाइजेस के हवाले से बताएं कि हमारी एक्सरसाइज करने की रूटीन क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जिम भी करते हैं रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन उनकी ना वो हो जाती है कि वो नहीं जिम जाते हैं, तो इस हवाले से भी बताएं कि कैसे ईद के बाद हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, ईद के बाद जो लोग तो जिम
जाते हैं रेगुलरली, मुझे पता है वो लोग तो जा ही रहे हैं अभी भी, ठीक है। और जो अब दोबारा अब शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग चले जाएं जिम, ठीक है। अपने ब्रेकफास्ट से पहले कोई प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक लेके और थोड़ा सा स्नैक लेके आप जिम कर लें, और उसके बाद घर आके एक अच्छा हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करें। और अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो दिन में किसी और वक्त अगर आप निकालना चाहते हैं तो कोशिश करें वो टाइम हो जब आपका स्टमक जो है एम्प्टी हो। कभी भी भरे पेट हमें एक्सरसाइज या जिम ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ लोगों को ना, एक तो वेट लॉस है उसकी हमने बात कर ली, कुछ लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप एक तो डाइट बता दें क्या रेकमेंड करते हैं, और सप्लीमेंट्स के हवाले से भी बता दें क्या वो लेना ज़रूरी होते हैं। अच्छा, जब वीकनेस होती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। कुछ लोग होते हैं वो डायबिटिक होते हैं, उनको डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे होते हैं और रोज़े भी वो काफ़ी मुश्किल से रखते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनको अक्सर हो जाती है वीकनेस। अब इस केस के अंदर ये होता है कि आपको आपके जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं या जो भी डॉक्टर हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिनसे भी आपने कंसल्ट किया है, उनके पास ज़रूर जाएं और अपने प्रॉपर अपना डायग्नोसिस करवाएं कि आपको किस विटामिन या मिनरल की ज़रूरत है। जैसे आपको B12, अक्सर टांगों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आप थके थके महसूस करते हैं तो विटामिन B12 आपको स्टिफ हो जाते हैं आपके मसल्स। तो इस तरह के विटामिन मिनरल्स तो बेसिक और कॉमन हैं जो कि लोगों को लेने चाहिए, मगर खुद से नहीं, हमेशा किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं एंड देन। अच्छा, ये ना हमें जो शुगर क्रेविंग्स हैं ये ऑब्वियसली कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि हेल्दी भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं और वो डेली रूटीन में बहुत उनका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बताएं कि जो हमारी शुगर क्रेविंग्स हैं हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर क्रेविंग्स के भी रीज़न होते हैं। कुछ लोगों का स्वीट टूथ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स वैसे ही होती हैं, मगर शुगर क्रेविंग्स का मेजर रीज़न यही होता है कि शायद आपने प्रॉपर मील ना लिया हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो प्रॉपर मील्स नहीं लेते हैं, वो कुछ बस चलते फिरते खा लेते हैं, फिर उनको क्रेविंग्स होती हैं। कुछ लोगों को शुगर की होती हैं, कुछ लोगों को नमकीन खाने की भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा दिल चाहता है हम नमकीन खाना चटपटा खाएं, स्पाइसी की तो क्रेविंग्स तब होती हैं जब आपने मेजर मील्स अपने नहीं लिए होते, ठीक है। तो अपने मेजर मील्स को स्किप मत करें, कोशिश करें कि अपने मेजर मील्स जो हैं वो टाइम पे लें, और जब आप उनको टाइम पे लेंगे और आपका सब कुछ ठीक जा रहा होगा तो फिर आपको इस तरह की बेवजह की भूख या बेवजह की क्रेविंग्स नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, रमज़ान में ना हमें क्रेविंग्स हमारी काफ़ी कंट्रोल में रहती हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम आम रूटीन में खा रहे होते हैं, जैसे नूडल्स बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं तो वो दिल नहीं करता रमज़ान में खाने का, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का दिल नहीं करता, लेकिन जैसे ईद गुजरती है ना उसके बाद वो क्रेविंग्स हमारी वापस आ जाती हैं। अभी हमने जैसे शुगर क्रेविंग्स की बात की, स्पाइसी फूड की जिन लोगों को क्रेविंग है ना वो भी उन लोगों का दिल करता है बहुत ज़्यादा खाएं, तो उस हवाले से भी बता दें कि उसको हम कैसे कंट्रोल करें और किस हद तक खाना नॉर्मल है। अच्छा देखिए नूर, मैं कभी भी प्रोसेस्ड फूड के इतने हक में नहीं होती हूँ, ठीक है। अगर आप घर के अंदर कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ है, घर में बनी हुई है, तो गुड टू गो, वो आप अपना मील भी उससे रिप्लेस कर सकते हैं। मगर अगर आप कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें हर रोज़ खा रहे हैं, इंटेक उनका चल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो ओवरऑल अनहेल्दी है। वो अगर क्रेविंग हो रही है या आप उसको रेगुलर मील से रिप्लेस कर रहे हैं, एट एनी स्टेज वो अनहेल्दी है, ठीक है। ठीक है। आप उसको अगर आपका दिल चाहता है ना आप नूडल्स और पास्ता इस तरह की चीज़ें खाएं, तो इंस्टेंट से बेहतर है कि आप उसको घर में प्रिपेयर करें, ठीक है। होममेड खा लें। और वैसे नूडल्स घर में भी कुछ शौकीन लोग हैं वो बना लेते हैं, मगर अगर आप नहीं बना सकते तो वो एटलीस्ट वो ले लें जो कि होल व्हीट फ्लावर की बने हों या प्योर मैदे के ना हों, ताकि वो आपको नुकसान ना दें। ठीक है, ऑल राइट। तो ईद पर हम हेल्दी रूटीन के हवाले से बात कर रहे थे कि कैसे रमज़ान के बाद हम अपनी रूटीन को हेल्दी कर सकते हैं, अपना वाटर इनटेक हम पूरा कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद ही कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड पब्लिक स्पीकर ज़ारा मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और ईद खुशियों और ख़ूबसूरती का त्यौहार है, जहां मर्दों की ड्रेसिंग इनकी शख्सियत का आईना बन जाती है। इस मौके पर ऐसी लुक का इंतखाब ज़रूरी है जो सादा होने के साथ साथ बावकार और पुरकशिश भी हो। साफ़ सुथरे और अच्छी फिटिंग वाले कपड़े हमेशा अच्छा तासुर देते हैं, चाहे वो रवायती अंदाज हो या हल्का सा जदीद टच। रंगों का इंतखाब भी अहम किरदार अदा करता है, जो ना सिर्फ मौके के मुताबिक हो बल्कि पहनने वाले की शख्सियत को भी नुमाया करे। जूते, घड़ी या दीगर छोटी एक्सेसरीज मजमूई लुक को मुकम्मल करती है, मगर इनमें इतदाल भी ज़रूरी है। और असल खूबसूरती इस बात में है कि आप ख़ुद को पुरएतमाद महसूस करें, क्योंकि बेहतरीन लुक वही होती है जो आपकी शख्सियत के साथ हम आहंग हो। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? हम अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम औरतों के हवाले से तो बात करते रहते हैं, उनकी ड्रेसिंग टिप्स भी हम लेते रहते हैं आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि मर्दों के हवाले से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताएं, ईद पर अगर मर्द हमारे चाहते हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड लुक मतलब उनकी हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, सोफिस्टिकेटेड लुक जो है ना, वो आती है कि आप सर्टन कलर्स हैं जो आपको सोफिस्टिकेशन देते हैं, सर्टन स्टाइल्स हैं जो आपको सोफिस्टिकेशन देते हैं। इसमें जो आइडिया है वो है सिंप्लिसिटी का, एलिगेंस का और सिंप्लिसिटी का। जितना इसमें आप ज़्यादा कलरफुल लगेंगे, जितना आप इसके ऊपर ज़्यादा एम्बेलिशमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी में जाएंगे, तो वो लेस सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। मेरी ज़्यादा ट्रेनिंग तो न्यूयॉर्क से है, तो न्यूयॉर्क में कहते हैं ना सोफिस्टिकेशन, न्यूयॉर्क इज़ द प्लेस ऑफ सोफिस्टिकेशन। तो लेस इज़ मोर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है। तो कलर में आ जाते हैं सबसे पहले। अब लाजमी बात है, अगर आपने कलर जो है ऐसे चूज़ किए हैं, जैसे आप ऑरेंज कर लेते हैं, कोई पिंकिश का शेड कर लेते हैं, या पर्पल का कोई शेड कर लेते हैं, आई मीन कलर इटसेल्फ लुक्स वेरी नाइस। लेकिन वो कलर जो है, जैसे आपने कभी बात की, पुरवकार लगना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी जो है वो उसमें से शाइन करनी चाहिए, कपड़े शाइन नहीं करने चाहिए। तो उसमें फिर आ जाते हैं जो बेसिक कलर्स हैं, जो कि हमारी स्किन टोन पे, ये एक उसमें रूल है कि आप देखें कि आपकी स्किन टोन क्या है। हम पाकिस्तानी स्किन टोन है ना, हम या डार्क हैं या मीडियम डार्क हैं या हम फेयर हैं, कुछ लोग वाइट भी हैं, लेकिन वाइट वो वाले गोरे वाले वाइट नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ कलर्स हैं जो सब पाकिस्तानी मर्दों पे प्यारे लगते हैं। एग्जैक्टली। तो लेट्स से बात करते हैं, पहले सबसे पहले वाइट की बात करते हैं, ठीक है। अब वाइट इतना सोबर कलर है, वाइट इतना जिसे डिसेंट कलर है, वाइट हर बंदे के ऊपर अच्छा लगता है। ये भी एक मिथ है कि जी मेरा रंग काला है तो मैं वाइट पहनूंगा तो मैं लोग कहते हैं देयर इज नो एब्सोल्युटली देयर इज नो ट्रूथ टू इट, वो सारा मिथ है। तो आप वाइट जो है, वाइट भी आप पाकिस्तानी स्किन टोन पे कौन सा वाइट अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी वाइट्स मौजूद हैं, जिसमें आइवरी वाइट भी मिल सकता है, जिसमें मिल्की वाइट भी मिल सकता है। तो उसमें ब्राइट वाइट जो है हमारी स्किन टोन पे बड़ा अच्छा लगता है मर्दों की। हंस वाला सफ़ेद, बिल्कुल, जिससे हंस वाला कह लें, लाइट वाला कलर कह लें, ब्राइट वाइट। तो ब्राइट वाइट अगर आप सपोज अपने ईद पे आप पहनते हैं, तो यकीन करें कि आप पाकीज़गी और वो जो स्पिरिट है ईद की और जो रमज़ान की स्पिरिट है उसको भी कैरी कर सकते हैं। और आपको पता है कि देयर इज़ नथिंग बेटर दैन वाइट। वाइट का मतलब है ऑनेस्टी, वाइट का मतलब सोफिस्टिकेशन, वाइट का मतलब है हम पॉलिश, वाइट का मतलब हम रिफाइंड, सारे काम, कॉन्फिडेंस, सारे उसमें एक हुए। तो वाइट आपके लिए शलवार कमीज़, अगर आप शलवार कमीज़ पसंद करते हैं तो वाइट शलवार कमीज़ इज़ द बेस्ट आउटफिट दैट। लेकिन आपने साथ साथ ही बात की कि फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, स्टिचिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्टिचिंग और फिटिंग दो चीज़ें हैं। एक स्टिचिंग जो है ना, वो तो क्वालिटी बताती है ना कि स्टिचिंग कैसी है, ठीक है ना, यानी पकड़िंग वकड़िंग नहीं है, ये नहीं कि सिलाई टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये होगी स्टिचिंग। एक है फिटिंग। फिटिंग आपकी बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि वो आमतौर पे लोग कहते हैं ना, यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा पेट निकला हुआ है तो टेलर के पास जाते हैं तो कहते हैं देखिए ना, ज़रा ख्याल रखना यहाँ पे। वो यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, वो टेंट बना देता है। तो आपकी बॉडी शेप है एक माशाल्लाह अल्लाह ने दी हुई है। इवन दो कि आपकी थोड़ी टमी है, लेकिन आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, आपकी चेस्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी फिटेड गारमेंट, फिटेड का मतलब ये नहीं कि स्किन टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल स्किन टाइट भी नहीं होनी चाहिए, और खासतौर पर शलवार कमीज स्किन टाइट तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपकी शेप के अकॉर्डिंग शेप क्या है, जैसे मतलब कि आप शॉर्ट हैं, टॉल हैं, हैवी हैं, तो ये दूसरी बात है, कपड़ा बहुत मैटर करता है कि फैब्रिक कौन सा है। आपने थर्ड क्लास का फैब्रिक ले लिया सपोज किसी बंदे ने, तो जितनी मर्जी अच्छी स्टिचिंग करवा लें, सवाल ही नहीं पता उसमें। तो वो फैब्रिक के हवाले से फिर बात कर लेते हैं कि ईद पर इस दफ़ा मर्दों को कौन सा फैब्रिक पहनना चाहिए। अच्छा, दो तरह के फैब्रिक हैं, खासतौर पर शलवार कमीज की बात करती हूँ। शलवार कमीज ही मोस्टली लोग पहनेंगे ईद पे। तो एक है कॉटन और एक है जिसे कहते हैं वॉश एंड वेयर, दोनों तरह के। वॉश एंड वेयर में वॉश एंड वेयर मतलब ईजी टू कैरी है,
लेकिन कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, कॉटन ब्रीथ करता है, तो कॉटन में गर्मी भी नहीं लगती है, सारा कुछ। खैर आजकल तो खैर गर्मी नहीं है इतनी लीज के ऊपर, तो एनीवे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप वॉशिंग वेयर ले लें या आप कॉटन ले लें। सी थ्रू कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपके जिस्म नजर अंदर आ रहा है, क्योंकि अक्सर पहना होता है उनकी वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती हाँ, है, वो प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा लाइट वो होता है, और ये जो बटन्स खोल लेते हैं, आप इसको रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं रेकमेंड करता है। मैं कहता हूँ कि बहुत चीप हरकत है कि यू नो आप खोल के जरा माचो लग रहे हैं, एक्चुअली माचो नहीं लग रहे, आप स्टूपिड भी लग रहे होते हैं। तो एनीवे आई डू नॉट गो फॉर दैट। देखें, स्किन शो करने के सिर्फ 2 रूल हैं, आपकी फेस और आपके हाथ, मैन और वुमन दोनों के लिए। कहीं और स्किन आपने शो की नहीं तो देयर इज ए यू नो बिग प्रॉब्लम देयर। तो वो हो गया, आप सी थ्रू कपड़ा नहीं लेना, क्लिंगी कपड़ा नहीं लेना। तो ये उसमें है। स्टिचिंग जैसे बात की, स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए और फिट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने पहनना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब कई लोग हैं, आपने देखा शलवार कमीज पहनी है, तो शलवार कमीज पहनने के साथ आप पावरफुल कैसे लग सकते हैं? अच्छा हामिद साहब, उमूमन लोगों को लगता है कि अगर वो शलवार कमीज पहनेंगे ना तो उनकी पर्सनालिटी डोमिनेंट नहीं लगेंगी, वो पावरफुल नहीं लगेंगे। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि लोगों ने शलवार कमीज पहन के भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी भी लगी है, डोमिनेटिंग भी लगी है। तो आपकी ये जो सोच है, आपको क्या लगता है इसको हम कैसे बदल सकते हैं? देखिए, शलवार कमीज इटसेल्फ जो है, एक तो हमारा कौमी लिबास है और दूसरा ये कि बड़ा ग्रेसफुल ये लिबास है। लेकिन ये है कि लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको ना स्लीपिंग सूट बना दिया हुआ है कि इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह 2 छट्टे मुंह पे मारूंगा और थोड़ा सा इतर लगाऊंगा या फ्रेगरेंस लगाऊंगा और मीटिंग में चला जाऊंगा। लोग कहेंगे आप, मैं कहूँगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ। तो दैट सादगी डजंट कट इट। आप देखें कि कायद-ए-आज़म ने जब शलवार कमीज़ और अचकन के साथ वो सारा जो है वो रिप्रेजेंट किया, तो एक उन्होंने एक जिद्दत लेके आए अपने सारे लिबास में। कहाँ वेस्टर्न लिबास पहनते थे, उसके बाद वो उन्होंने आके अपना ईस्टर्न लिबास पहना, तो उसमें भी बहुत ग्रेस थी। और अभी जो पिक्चर भी हम देखते हैं तो हम बड़ा इंस्पायर होते हैं उससे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शलवार कमीज़ अलोन जो है ना आपको पावर नहीं दे सकता। चाहे जितना मर्जी महंगा शलवार कमीज़ ले लें, जितना मर्जी है कि उसको अच्छी स्टिचिंग करवा लें, उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा या वो शलवार कमीज़ अच्छा नहीं है या महंगा नहीं है, सारा कुछ है। लेकिन ये है कि लाखों लोग हैं शलवार कमीज़ में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वो जो है ना आप स्टैंड आउट नहीं करते। तो जो ही आप उसको वेस्ट कोट के साथ पहनते हैं या उसको कोट के साथ, जिसे हम ब्लेजर कहते हैं, तो वो है पावर आउटफिट। तो आपने अगर उसको पावर आउटफिट में कन्वर्ट करना है तो आप शलवार कमीज को आप वेस्ट कोट के साथ और या उसके साथ ब्लेजर के साथ पहन लें। अब मैं कलर कॉम्बिनेशन बताता हूँ मैं आपको ना। अब देखिए, अगर आपने ब्लेजर के साथ पहनना है तो 4 ब्लेजर्स हैं जो बड़े, जिसे कहते हैं कि दे कुड रियली गेट द जॉब डन। एक है ब्लैक ब्लेजर। अब ब्लैक ब्लेजर देखें, अगर आपने वाइट के साथ पहना हुआ है शलवार कमीज के साथ, या ब्लैक के ऊपर ब्लैक पहना हुआ है, या चारकोल ग्रे के ऊपर आपने ब्लैक पहना हुआ है, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो एक ब्लैक ब्लेजर होना चाहिए आपके पास। दूसरा नेवी ब्लेजर जो है, अगेन नेवी ब्लेजर द बेस्ट ब्लेजर, ठीक है। ब्लेजर जो होता है कि उसमें ब्लेजर में और कोट के बटन में, जो मैंने सूट पहना हुआ है, इसमें फ़र्क ये होता है कि ब्लेजर के बटन जो है ना वो मेटालिक बटन होते हैं, इसमें सूट के बटन लगे होते हैं, सिर्फ यही फ़र्क है। बाकी फिटिंग थोड़ी सी रिलैक्स होती है। तो एनीवे, अब आपका नेवी आ गया। अब नेवी पे भी आप जितने भी शलवार कमीज़ के कलर हैं, जो मैं 8 कलर सजेस्ट करता हूँ, एक वाइट, एक ब्लैक शलवार कमीज़, एक आपकी नेवी के 3 शेड ले लें, एक डार्क ले लें, एक मीडियम ले लें, एक थोड़ा सा ब्राइटर ले लें। इस तरह ग्रे के 3 शेड ले लें, एक डार्क, एक मीडियम एंड लाइट ग्रे समझ लें। अब 8 कलर्स हो गए आपके पास। बिल्कुल। तो 4 ब्लेजर्स कर लें, एक ब्लैक, एक नेवी, एक चारकोल ग्रे, एक मीडियम ग्रे। तो आपके पास 32 कॉम्बिनेशन आ गए अगर आप उसको देखें। बिल्कुल, यानी आप हर रोज एक नई आउटफिट पहन के आ सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके। और इन कलर के साथ कोई भी कलर ले लें आप, कोई भी ब्लेजर ले लें, कुछ भी। अच्छा, इसी तरह आप वेस्ट कोट ले लें, वो भी 4 ही कलर्स की ले लें, एक ब्लैक ले लें, एक नेवी ले लें, एक चारकोल ग्रे ले लें, एक मीडियम ग्रे ले लें। तो 32 कॉम्बिनेशन आपके पास ये बन गए। 32 + 32 64 कॉम्बिनेशन है। अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं, मीन के मोस्टली आप शलवार कमीज पहनते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप बड़े आगे बढ़ते हैं रूह रमज़ान ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट कससुल अंबिया के जानिब। मेरे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद हैं। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन से पैगंबर या नबी का वाक़या लेके आए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कससुल अंबिया के सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम है
वो सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में है। और आप का जो ज़िक्र है वो आपको हैरत होगी सुन के, आज ये जान के और सुन के, कि आपकी कौम में जो ख़राबियाँ थीं वो हमारी कौम में बदरजा अतम पाई जाती हैं। इसलिए भी क़ससुल अंबिया बड़े हमेशा हर दौर में मुझे लगता है कि रेलिवेंट रहते हैं। जहाँ कहीं कोई ख़राबी होती है, शिरक जो है वो ज़ाहिर कई तरहों का है, कई किस्मों का है। हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें, तो तस्वीरें तो इंसान बनाता रहता है, फिर उनकी पूजा भी करता रहता है उन तस्वीरों की। तो इसलिए एक तो ये कि हर वक्त ये जो मुक़द्दस किताब है हमारी, उसके तमाम जो अल्फाज हैं, इसका ये मोज़े की एक समझ लीजिए एक दलील है। ये एक इसका मोज़ा होना जो है ना वो साबित है इस बात से भी कि ये रेलिवेंट रहती हैं बातें। तो सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में मैं चंद एक बातें अर्ज़ करता चलूँ। उससे पहले हम ये ज़िक्र करते हैं कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो किस इलाके से थे और आपका ताल्लुक़ जो है वो किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अबुल अंबिया हैं, और आपके ज़िक्र के बग़ैर आगे बात जो चलती नहीं है, बनी इसराइल की हो या बनी इस्माइल की हो, अबुल अंबिया हैं आप ज़ाहिर है। तो आपने 3 शादियाँ की, और एक शादी सैयदा सारा सलामुन अलैहा के साथ, एक शादी सैयदा हाजरा सलामुन अलैहा के साथ, और एक शादी हज़रत कतूरा के साथ की। ये काफ और तोए के साथ है। अच्छा, इनके बतन से जो बेटे पैदा हुए उनका नाम मदियन था। और याद रहे कि सैयदा हाजरा के बतन से सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और आपका इलाका फिर यानी जहाँ पे भी छोड़ के आए थे वहाँ पे मक्का मौजूद है। दूसरा इलाका जो है वो सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम जो सैयदा सारा के वतन से पैदा हुए, आप वहीं फ़लस्तीन में आपका इलाका बना। तो ये जो तीसरे हैं बेटे जो मदियन हैं कतूरा के वतन से, ये जो है ये शाम और हिजाज़ के बॉर्डर पर जो इलाका है उस जगह पे इन्होंने मदियन ने अपना बसेरा किया, और ये पूरा एक कबीला फिर बनता चला गया। इस कबीले में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। और जिस तरह से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम ने बताया, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम ने बताया कि आप ही के भाई को वहाँ भेजा गया दावत के लिए और तौहीद के प्रचार के लिए, इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी इन्हीं के भाई थे, यानी मदियन अहले मदियन के भाई थे, एक ये कहा जाता है। दूसरा, इनको कुरान हकीम ने असाबुल ऐका के नाम से भी याद किया। ऐका का मतलब होता है दरख्तों का झुंड, यानी बड़ा सायादार जो इलाका है दरख्तों की वजह से, दरख्त बड़े बड़े और सायादार इलाका और सरसब्ज़ व शादाब इलाका। तो कहा यह जाता है कि जो ऐका का इलाका है वो मदियन का देही इलाका, और मदियन जो है वो शहरी इलाका है। बहरहाल ये चूँकि ट्रेड रूट पर था, बल्कि ट्रेड के क्रॉस रोड्स पर था, एक तरफ मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाने वाले जितने भी काफ़िले थे उसके भी दरमियान में आता था, और एक शुमाल से जनूब की तरफ जाने वाले, यानी शुमाल शाम से जनूब यमन या वाइस वर्सा, तो इसके दरमियान में आता था। तो लिहाजा ये कसरत दौलत से जो है ना, इसकी पहचान थी कसरत दौलत, और फरावान दौलत थी वहाँ पे। लिहाजा उस जगह पे कई तरह की ख़राबियाँ पैदा हो गई। एक तो ये कि ये लोगों के मालो असबाब को लूटने के लिए रस्तों में बैठा करते थे। कुरान हकीम ने इसकी तरफ भी इशारा फरमाया है, तो यानी कि डाका जनी किया करते थे। दूसरी जो ख़राबी थी वो थी कैल और मीज़ान में डंडी मारना, यानी नाप और तोल में डंडी मारना जो है ना, ये बहुत बड़ी ख़राबी इनमें पैदा हो गई। यानी नापना, जो चीज़ें मेजरमेंट के साथ बेची जाती हैं और जो चीज़ें वेट करके बेची जाती हैं, इन दोनों में ये डंडी मारते थे। तो इस पे अल्लाह ताला की तरफ से, यानी सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम जाके कहते थे कि भाई ऐसा ना करो, जो अल्लाह ताला ने जायज़ हद मुकर्रर की है नफ़े की, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बाकी तुम्हारे लिए जो है ना वो नुकसानदेह है। इस तरह फ़साद फैलेगा और तुम फ़साद फैला रहे हो। ये सब कुरान हकीम के अल्फाज हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि जब इनके बड़ों ने, कौम के बड़ों ने ये सब सुना कि शुएब अलैहिस्सलाम हमें हमारे ज़ाती जो कारोबार हैं उनमें मुदाखलत कर रहे हैं और हमारी निजी ज़िंदगियों में मुदाखलत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मज़हब का मामला है ये हमारा निजी मामला है, तुम कौन से मज़हब की प्रचार
के प्रचारक बन के आए हो, क्या तुम्हारी नमाज यह सिखाती है कि हमें कारोबार के बुनियादी असूल सिखाओ और हमें आबा अजदाद के दीन से हटाने की कोशिश करो और हमें रोको, जिस स्टाइल से हम बिज़नेस करते हैं उससे रोको, क्या तुम्हारी नमाज ये सिखाती है? एक ये वाली बात करते थे। ये ज़ाहिर नफसियाती तौर पे तोड़ देने वाले सवालात होते हैं, इस तरह के जो है ना वो तंज़िया जो जुमले होते हैं, ये सवाल होते हैं, ये इंसान को तोड़ते हैं। दूसरी अहम बात उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक तुम एक आम आदमी हो, जो कौम ने कहा तुम एक आम आदमी ना होते, यानी तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम ना खड़ी होती तो हम तुम्हें संगसार कर देते। तो शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि गोया अल्लाह ताला का जो मकाम है वो तुमने कौम से भी नीचे कर दिया है। तुम्हें अल्लाह ताला का भी कोई खौफ नहीं है, तुम्हें कौम का खौफ है कि वो मेरी कत्ल का बदला लेगा, इसलिए तुम मेरा कत्ल नहीं कर रहे। तो यानी इस तरह के मामला थे जी उस कौम में, और बहुत डीप रूटेड थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम बहुत अरसा तक इसकी जो है ना वो करते रहे, तबलीग करते रहे। और आपकी ज़ाहिर है तबलीग का वही तरीक़ेकार है जो कि तमाम अम्बिया की तबलीग का था कि तौहीद में है और अल्लाह ताला की हदूद है एक मखसूस किस्म की, आप उसको क्रॉस ना करें। अल्लाह ताला ने जितना माल जायज़ और हलाल करार दिया है उस माल को खाएं, वही माल आपके लिए हलाल है। बाकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, रिश्वत खोरी करना और ये जो होती है डंडी मारना नाप तोल में, ये बहुत बुरी बात है। तो ज़ाहिर है कि शुएब अलैहिस्सलाम की इन बातों का बुरा मनाया, कौम ने तरह तरह से ईज़ा रसानियाँ देने की कोशिश की। अजियत ही तो थी, कभी किसी तरह का कोई ताना, कभी सीधा आके धमका देते थे कि अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम ना होती तो हम तुम्हें संसार कर देते। बहरहाल फिर ये हुआ कि ये तमाम जो होता रहा, डायलॉग उनके दरमियान होते रहे, ये किसी तरह भी मान नहीं रहे थे। नशाए दौलत में है गाफिल हमसे, ज़िंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से। तो नशाए दौलत जो होता है ना, ये बहुत अजीब व गरीब होता है। तो इसी ने मुब्तला किए रखा था शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को। और अल्टीमेटली भी शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा फिर ठीक है, तुम फिर किसी तरह बाज नहीं आते तो अब अज़ाब का इंतज़ार करो। और अज़ाब जब आया तो कुरान हकीम के अल्फाज में यहाँ सैहा का वही लफ्ज़ है जो कौम समूद के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कि यानी वो शदीद चिंगाड़ की आवाज़ जिसने हर चीज़ मिलियामेट कर दी। तो शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती पर भी कमोबेश वही अज़ाब आया जो अज़ाब कौम समूद पर आया, यानी कि शदीद तेज़ हवा चली और शदीद तेज़ वो कड़क की आवाज़ आई और उसके अलावा भौंचाल आया और आग वाली यानी हवा जो होती है ना वो वाली शदीद गर्म वो चली। तो इस तरह के 3 जनाब अज़ाब इन पे उतरे और ये बिल्कुल मिलियामेट होकर रह गई। इतनी हरी भरी आलीशान कौम, सरसब्ज़ व शादाब इलाके में ये कौम मौजूद थी। तो इस तरह ये अहले मदीन का अंजाम हुआ। अल्लाह ताला हमें इन तमाम गुनाहों से ख़ास तौर पे ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचाए और ऐसे लालच से बचाए जिसका अंजाम ये वाला होता है, कौम शुएब वाला होता है। और हमें डंडी मारने से भी बचाए, नाप तोल पूरा करने का हमें तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। ईद खुशियों का त्यौहार है और इस दिन हर कोई अच्छा नज़र आना चाहता है। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए मेहंदी और मेकअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उनकी तैयारी को मुकम्मल करते हैं। आज के सेगमेंट में हम आपको मेहंदी के खूबसूरत और नए डिज़ाइंस दिखाएंगे जो सादा भी हों और दिलकश भी। इसके साथ हम बात करेंगे ईद के मेकअप के बारे में कि कैसे आप कम वक्त में एक नेचुरल और ख़ूबसूरत लुक बना सकती हैं। हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी कि ईद के लिए किस तरह हमने अपनी स्किन प्रेप करनी है, कौन सी लुक सबसे ज़्यादा अच्छी है, किस तरह हमने सिंपल और एलिगेंट मेकअप
करना है। मेरे साथ मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और महविश, आप कैसी हैं? महविश भी हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें मेहंदी के बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस दिखाएंगी। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रोज़े कैसे गुजरे आपके? बहुत अच्छे। अच्छा आयशा, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताएं, क्योंकि सुबह ईद है तो इस दफ़ा कैसा मेकअप चल रहा है ईद के लिए? सबसे पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा रश स्किन प्रिपेयर करने के लिए ये जेंजीज जो है ना, इन लोगों ने तो हमें बड़ा तंग किया हुआ है अच्छा। कि जी हमें ऐसी लुक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारी ग्लास स्किन होनी चाहिए, हमें जो है फेशियल आपने इस तरह का देना है कि बस हमारी लुक ग्लो ग्लो कर रही हो। और वो तो चाहती हैं कि बस हम सैलून में आएँ और जो है ना कुछ और ही बन के निकल जाए। बिल्कुल, लुक की डिफरेंट हो जाए, लुक की डिफरेंट। अच्छा, तो ईद पे ना हम, क्योंकि नमाज वो ज़्यादातर लोग सुबह सुबह उठते हैं तो वो फिर ट्राई करते हैं कि जब घर वाले जो घर के मर्द हैं वो नमाज पढ़ के आ जाए तब तक आप तैयार हो। तो क्या कोई सिंपल टिप्स बताएं, जल्दी जल्दी हम तैयार हो, हमारी स्किन भी हम प्रेप कर लें इजीली? अब देखिए, जो भी हमारे पास आते हैं सैलून्स वगैरह पे भी आजकल आपको पता है रश है और वो सारा कुछ, तो वो फेशियल्स वगैरह तो पहले ही लेके गए होते हैं। उसमें हम लोगों ने जो है एक्सफोलिएशंस तो ऑलरेडी दी हुई होती हैं। उसके ऊपर बच्चियां अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कोई भी मॉइस्चर के साथ अपनी बेस को एडजस्ट करें, उसको लगाएं, उसके साथ हल्का सा वही टेंट लगा के उसको जो है सी टाइप बनाएं और फिर उसको करें। नोज़ के ऊपर हाइलाइटर्स दें, लिपस्टिक्स के अच्छे से जो आए हुए हैं ग्लॉस वगैरह वो लगाएं तो बड़ी अच्छी लुक आ जाती है और बहुत तेज़ी से मतलब आपकी लुक चेंज होती है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आराम से तैयार हो सकते अच्छा, हो। और फेशियल कितने दिन पहले हमें ईद से करा लेना चाहिए? भाई हम तो कहते हैं कि 2-3 दिन पहले लो, ताकि उसके बाद फिर आपका मॉइस्चर पूरा होना शुरू हो जाता है, फिर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली जो है अपना वो लगाना शुरू करो। हम तो होम केयर साथ बता रहे होते हैं कि स्किन के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास फेशियल के लिए भी आता है कि उसके बाद आपकी अकॉर्डिंग द स्किन ये मॉइस्चर आपको जो है यूज़ करना बेहतर है। तो वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे जैसे होम केयर करते हो तो बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इस दफ़ा ईद पर कैसी लुक चल रही है? नेचुरल चल रही है या थोड़ी हैवी लुक चल रही है? नहीं, बिल्कुल हैवी नहीं चल रही है, नेचुरल सी लुक चल रही है और बहुत अच्छी सी ग्लोई सा मेकअप चल रहा है भाई, बहुत मज़े का। और स्किन के लिए बच्चियाँ बहुत कॉन्शियस हुई हुई हैं, सॉफ्ट, और वैसे भी सॉफ्ट सी लुक चल रही है, इस पे सॉफ्ट लुक की प्यारी लगती है। अच्छा महविश, आप बताएं कैसी हैं आप, और आज हमें कौन से डिज़ाइन आप दिखाएंगी मेहंदी के? मेहंदी के आजकल बहुत सिंपल डिज़ाइंस लड़कियां पसंद करती हैं, इस तरह हैवी वाली मेहंदी नहीं पसंद करती। तो आजकल तो वैसे भी चांद सितारा बना होता है तो वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं, सिंपल सिंपल। और या बड़ी ईद पे फिर कोई जानवर बनवा लेते हैं बच्चे यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये जैसे कि इस हैंड पे मेहंदी लगाई है और ये इस हाथ पे मैं मेहंदी लगाऊंगी अभी, चांद सितारा इससे रिलेटेड, ईद का त्यौहार है तो इसी तरह की डिज़ाइन। अच्छा, हैवी मेहंदी नहीं अच्छी लगती? कुछ लोग पसंद करते हैं, मेजॉरिटी नहीं पसंद करती। अब बच्चियां बहुत सिंपल में जाना चाहती हैं। बिल्कुल, जैसे वो एक हाथ पे सिर्फ ऐसे बेल बना लिया है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, तो फिर बताएं कि अक्सर ना लड़कियां कहती हैं कि मेहंदी का कलर डार्क आना चाहिए और नहीं आता, तो मेहंदी हम कैसे चूज़ करें? क्योंकि एक सिंपल मेहंदी होती है फिर उसमें अर्क भी ऐड हो जाता है, तो उस हवाले से बताएं कि मेहंदी हम कैसे चूज़ करें? मेहंदी इस तरह से चूज़ करें कि थोड़ा सा आप लगा के देखें, कुछ पर्पलिश उसका कलर आता है, पर्पलिश में जो होता है वो बहुत ज़्यादा अर्क ऐड होता है तो वो कम यूज़ किया अगर, उससे एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। लेकिन आप देखें मेहरून कलर हो, अच्छा कलर हो, ज़्यादा कलर जो जल्दी आ जाता है ना वो बहुत जल्दी फेड भी हो जाता है। चलें ठीक है, आप स्टार्ट करें फिर मेहंदी लगाना। और साथ साथ हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया हमारे साथ, बहुत प्यारी सी शेफ़ मौजूद है, शेफ़ सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरे रोज़े आपके? माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, और जैसे आज माशाल्लाह चांद रात की शाम है तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड महसूस हो रही है कि चलो विदाउट यूनिफॉर्म भी हम गा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या बना रही हैं आज, बताएं? आज मैं स्पेशल चांद रात की खुशी में ना, क्योंकि ज़ाहिर है कल ईद है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हमें देख रही हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपको पता है मीठे के बगैर छोटी ईद अधूरी है, ऐसे ही है। तो आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े, ठीक है, स्पेशल डिलिशियस एंड रिच फ्लेवर, एंड देन मैं केक बना रही हूँ ईद के लिए। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले फिर क्या बना रही हैं आप? शाही टुकड़े? यस, शाही टुकड़े। चलें स्टार्ट करें और हमें बताते भी जाएं कैसे बना रही हैं, क्या कर रही हैं। तकरीबन हर घर में ही शाही टुकड़े बनते हैं ईद पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, शाही टुकड़े में हम सबसे पहले ना ये अपनी ब्रेड लेंगे, और हमने ब्रेड को चाहे आप ले लें त्रिकोण काट लें, यानी कि ट्रायंगल काट लें, सर्कल काट लें, तो मैंने इसे गोल किया हुआ है और इसको सिंपल सा ऑयल के अंदर फ्राई किया हुआ है।
तो हम सबसे पहले नीचे जो है ना इसकी अच्छा, 2 की बेस आप लगाएंगे। आगे तो हम चलते हैं, लेकिन बताइए ब्रेड हमने कैसे चूज करनी है? और अच्छा। अक्सर बड़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, लोग इसको फ्राई करते हैं, तो हम चाहें ज़रा थोड़ी फ्रेश भी लगे, फ्लफ़ी लगे और बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो, तो उसके लिए बताएं कि आप कैसे इसको प्रिपेयर करती हैं? वैसे मैं तो माशाल्लाह क्योंकि बेकिंग की भी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अपनी ब्रेड खुद बेक करती हूँ। अच्छा, और अब इंटरेस्टिंग। जाहिर है व्यूअर्स तो नहीं बेचारे अभी कर पाएंगे। नहीं, क्या पता कुछ लोग कर भी ले, बताएं आप। इजी रेसिपी बता दें। बहुत आसान रेसिपी है उसमें। जैसे मैंने ये बनाई थी मिल्की ब्रेड। अच्छा, मिल्की ब्रेड। मिल्की ब्रेड ली थी और मैंने इसमें 500 ग्राम जो है वो मैदा लिया, 10 ग्राम ईका पाउडर और 10 ग्राम ही ईस्ट। मिल्क पाउडर लिया क्योंकि ये मिल्की में है। ठीक है। और इसमें 450 ग्राम हम वाटर ऐड करके डो मशीन में या हाथ से भी बना सकते हैं। तो आपके पास एक मोल्ड होना चाहिए ब्रेड का, जिसके ऊपर घी के साथ आपने ग्रीसिंग करनी है। उससे फिर ब्रेड हमारी बहुत अच्छी डीमोल्ड हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास बेहतरीन ओवन है तो आप उसको 200 का टेम्परेचर लगाएं ओवन में, और अपनी जो आपका डो है उसे लगा दें। और मैक्सिमम कह लें कि 40 मिनट्स में माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रेड घर पे ही हाइजीन के साथ तैयार हो जाती है। ऑलराइट, ठीक है। फिर शेल्फ उसके लाइफ भी अच्छी होती है। अच्छा, कम से कम जैसे हम बाजार से ब्रेड लें तो वो आपको पता है 3 डेज या 4 डेज में से फंगस बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रीन शुरू हो जाती है। और टेस्ट भी बहुत खराब हो जो जाता है। आपकी अपनी होममेड ब्रेड होगी वो वीकली आप फ्रिज में भी रखेंगी ना, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चले फिर बताएं आपने अगला स्टेप क्या था, कैसे इसको फ्राई किया, इसको शाही टुकड़ों के लिए कैसे आपने इसको प्रिपेयर इसको शाही किया? टुकड़ों के लिए मैंने गोल सर्कल से काट के ना इसके रिंग बना लिए हैं। तो अब इसमें मैं सबसे पहले जो है ना ये लगाऊंगी इनका, जो मैंने इसकी एक तैयार की है प्यूरी, जिसे आप लोग रबड़ी भी कहते हैं। अच्छा, रबड़ी। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर किया आपने? रबड़ी को ऐसे तैयार करना है कि आपके पास ½ kg मिल्क हो और उसके अंदर आपने ना ½ कप ही कंडेंस मिल्क ऐड कर देना है। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर भी ½ कप ले सकते हैं। ठीक है। तो 1 घंटा आपने इसे स्टर पकाते जाना जैसे हम बनाई करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करनी क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप इलायची पाउडर जैसे कार्डमन पाउडर है आप वो लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद आपने जो कोई वनीला का फ्लेवर देना है या कोई भी फ्लेवर देना, मैंने वैसे इसमें वनीला एसेंस डाला है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा वनीला का फ्लेवर आ जाए। ठीक तो है। उसके बाद हम सबसे पहले इसे, ये मतलब कह लें कि सबसे मेन काम आपकी रबड़ी पकने की है। वो तैयार हो जाए तो फिर इजीली आप अपने ब्रेड स्लाइस लगाएं, कैश्यूज एंड नट्स लगाएं इसके ऊपर थोड़े थोड़े, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। बेशक थोड़े या बेशक ज़्यादा, ऑब्वियसली वो तो हर एक के टेस्ट पे डिपेंड करता है ना। टेस्ट के डिपेंड करता है। और अब ये जितनी भी मेरी रबड़ी है, अच्छा आपने देखा इसका कलर कितना अच्छा बिल्कुल आया हुआ है। अच्छा, इसमें मीठा जो शुगर है वो अवॉइड करनी है क्योंकि आपने वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। कंडेंस मिल्क जो है ना वो ऑलरेडी ही मीठा होता है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर शुगर ऐड कर लें। ठीक है। और अब ये देखें मैं इस पे नट्स लगाऊंगी, आप इस पे चांदी के वर्क भी लगा सकती हैं। और बड़े आराम से, जैसे आज चांद रात है, अपनी डिश तैयार करें। फिर क्योंकि आपको पता है मेहंदी लगनी है। हाँ बिल्कुल। फिर आपको पता है और कि मेहंदी लगा के कोई काम करने का दिल भी नहीं करता। काम करने का दिल भी नहीं होता। ठीक है, तो अब आप इस पे नट्स डाल रही हैं, राइट? और ये Yes. हमारा प्रिपेयर हो गया। हाँ जी, ये देखेंगे हमारा बड़ा खूबसूरत सा शाही टुकड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और इसे आराम से आप रात को बना के फ्रिज में रखें, और जब सुबह ईद होगी इंशाल्लाह तो आप इसको सर्व भी कर सकते चलिए हैं। ज़रा सही से फ्रेम में दिखाएं हमारे व्यूअर्स को भी। और इस पे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चांदी का वर्क या सोने का वर्क भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे हम केक की तरफ जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रा शाही टुकड़ों के बारे में बताएं कि दूसरे डिज़र्ट से ये कैसे डिफरेंट है और क्या ये हेल्दी है बाकी डिज़र्ट से? हाँ, असल में नूर ऐसे है कि एक तो ये क्विक्स आपके सामने सबसे क्विक रेसिपी है। ये आप शीर खुरमा भी बना सकते हैं सेवइयों वाला, और ट्रेडिशनली आप शाही टुकड़े भी बना सकते हैं क्योंकि ईद के ऊपर आपको पता है गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस लिहाज से अगर आपके पास ये शाही टुकड़े बने हुए ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए होंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने मीठे में क्या सर्व करना है। बिल्कुल। तो इसलिए ये हमारी क्विक रेसिपी है। आपने फटाफट ब्रेड्स काटी, उन्हें फ्राई किया, उधर आपने दूध चढ़ाया,
और उसमें चीनी या कंडेंस मिल्क ऐड किया, और जितनी देर में वो पकेगा आप कुछ भी कबाब या और भी कोई काम कर बिल्कुल सकती ऐसे ही। हैं। और किसी की तरफ जा रहे हैं तो हम बना के भी लेके जा सकते हैं ऐसे ही। अच्छा अगला बताएं आप क्या हमें बना के दिखा रही हैं? अच्छा नेक्स्ट जो है ना वो है मेरा आज एक लोटस केक। अच्छा मेरा फेवरेट फ्लेवर है लोटस। बस ये आपको ही जाएगा। ठीक है डन। अच्छा उसमें ये है कि मैंने ना व्हिप क्रीम अभी सबसे पहले बीट की है। ये सिंपल वाइट व्हीट क्रीम है, अभी मैंने इसमें कोई लोटस स्प्रेड कुछ नहीं ऐड किया, सिंपल हमारी ये व्हिप क्रीम है। ओके। और इसमें कोई आइसिंग शुगर कुछ नहीं ऐड करना, ये ऑलरेडी इसमें शुगर होती है। तो ये मैंने जो है ये लोटस अपना निकाला है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर हमारे लोटस बिस्किट्स हैं। अच्छा जी। और ये हमारे पास सोने के वर्क हैं। अच्छा शाही टुकड़ों पे भी वाइट डाले आपने, अब केक पे भी ऐड करिए, क्या बात मैंने है। कहा था लास्ट किसने कहा सोना महंगा हो गया। ठीक है। और ये हमारा जो मिल्क है ये सिंपल मिल्क है, इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। आप मिल्क लें उसमें 1 चमचा शुगर डालें, नहीं भी डालना चाहें तो इससे हम जो अपना स्पॉन्ज है ना वनीला का इसे सर्व करेंगे। ठीक है ओके आप फिर स्टार्ट करें। जी साथ साथ मैं देखती हूँ मेहंदी भी हमारी लग रही है कहाँ तक पहुँची है, और साथ साथ आयशा से भी बात करेंगे। अच्छा आयशा अगर हम चाहते हैं ईद पर जो हमारा मेकअप है वो ज़्यादा देर के लिए स्टे करे तो उसके लिए क्या मतलब आप समझती हैं क्या, कैसी हमें स्किन प्रेप करनी चाहिए, या कौन सा एक जैसे प्राइमर है, अक्सर लोग कहते हैं फिक्सर है, वो कहते हैं प्राइमर से बहुत आपकी जो बेस है वो अच्छी लगती है, फिक्सर से मेकअप स्टे करता है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल, मैं तो खुद यही बात कहती हूँ कि फिक्सर्स तो आपको लाजमी लगाना चाहिए। पहले आप हल्का सा अपने बेस लगाओ, बेस लगाने के बाद स्प्रे फॉर्म्स में बहुत अच्छे मार्केट्स में आए हुए हैं, डुई से फिक्सर्स हैं, उनको आप हल्का सा स्प्रे करते हो, उससे बड़ी फ्रेश भी होता है। करें या पूरे मेकअप के बाद फिक्सर करें? पूरे मेकअप के बाद भी कर सकते हो, बेस लगाने के बाद भी कर सकते हो, तो उससे जो है ना बहुत अच्छी फ्रेश लुक आती है, और जो है वो पाउडरी सी और वैसे ही नहीं होता, पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं मेकअप, उससे बहुत मेकअप की आपकी लुक चेंज हो जाती है बिल्कुल ही। अच्छा वो शाइनी फिक्सर्स भी आए हुए हैं आजकल, वो आप पहले मेकअप से पहले लगाते हो, फिर बेस आपकी बड़ी डुई सी लगती है, ग्लो करती है, तो वो अच्छे हैं? जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर बहुत सारी स्टिक्स फॉर्म में भी आए हुए हैं, लिक्विड में भी आए हुए हैं, उनको आप अपनी बेस के अंदर थोड़ा सा मिक्स करो और मिक्स करके मॉइस्चर भी ऐड कर लो और उसको अपने फेस के ऊपर लगाओ, तो वो बिल्कुल जो है ना ड्यूई सा ग्लो सा कर रहा होता है मेकअप, और उसमें बेस भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। उसके बाद जो है स्प्रे फॉर्म्स में जो ग्लिटरीज वाले भी सम आए हुए हैं फिक्सर्स, तो उसको आप अपने फेस के ऊपर जो है वो स्प्रे देते हो, तो उससे बड़ी अच्छी फ्रेश लुक आती है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो बिल्कुल भी वो डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं लग रही होती है, रिंकल्स प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती हैं उसकी वजह से। बहुत ज़्यादा मैट लुक अक्सर लोगों को नहीं पसंद आती, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा मैट लुक नहीं पसंद, थोड़ी डुई सी लुक आपकी प्यारी लगती है ऐसी। अच्छा ठीक है महविश की तरफ चलते हैं। महविश बताएं कि हर लड़की कहती है कि उसकी मेहंदी का कलर डार्क हो, तो क्या टिप्स है? क्योंकि हम जब छोटे थे हमें तो बताते थे ऊपर ऑयल लगा लो, पता नहीं और भी टोटके थे, वैसलीन लगा लो, या मैं तो पूरी रात मेहंदी लगाती हूँ और फिर ईद वाले दिन धोती हूँ। तो बताएं फिर कैसे हम, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेहंदी का कलर डार्क आए, उसके लिए क्या टिप्स हैं? आजकल मेहंदी इंस्टेंट मेहंदी आ रही है, उनके कलर वैसे स्टार्ट में ही डार्क आते हैं, और अगर चाहते हैं कि ज़्यादा डार्क रहे, कलर फेड ना हो, तो उसके लिए पानी में ज़्यादा ना ही हाथ लगाएं, ठीक है, और मॉइस्चराइज रखें हाथों को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मॉइस्चराइज रखें, क्योंकि उससे फिर एलर्जी के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर बस इसका यही है, और इंस्टेंट मेहंदी है, और इंस्टेंट में पहले ही बहुत अच्छा कलर होता है। बिल्कुल। अच्छा डिज़ाइन भी साथ साथ हमें दिखाएं, कितनी मेहंदी लग गई है? जी बस ये फिंगर स्टिप से आ गई है, फिंगर पे थोड़े से हाँ बस इन प्रोसेस है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, और आपने चांद भी बना दिया है। चलिए कंटिन्यू करें। अच्छा आयशा ये बताएं कि अगर वक्त कम हो जी और हम चाहते हैं जल्दी से हम तैयार हो जाएं, अक्सर पूरी रात जागते हैं हम लोग, और ईद पे जब सुबह उठते हैं टाइम भी नहीं होता, दावतें भी होती हैं, मेहमान आने लग जाते हैं, हमारे पास अगर 15 to 20 मिनट्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे हम 2-3 प्रोडक्ट से पूरा मेकअप कर लें, और बाल कैसे बनाएं?
बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप देखो फेशियल्स वगैरह लेके मॉइस्चर्स आप लोगों ने रात को पूरा किया हुआ होता है। आप अगले दिन जब उठते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, कोई मसला नहीं है, आप अपने मॉइस्चर के अंदर ही अपनी जो भी बीबी क्रीम या कोई भी आपके पास फाउंडेशन है जो आपके अकॉर्डिंग द स्किन चल रही है, आप उसको लगाओ अपने फेस के ऊपर। आपके पास ग्लॉस है, हर बच्ची के पास आजकल ग्लॉस पड़े हुए हैं पिंक कलर के, वही टिंट्स में होते हैं, उसी को आप लें, 2-3 ड्रॉप्स अपने आईज के ऊपर लगा लो, वही 2-3 ड्रॉप्स आप अपने चीक्स पे लगा के लिपस्टिक पे कर लो, तो वो आपका 2-3 मिनट में बहुत अच्छा ग्लोई सा मेकअप हो जाता है। आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, बीबी क्रीम एंड देन जो है आपके पास ग्लॉस, तो उससे आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो सकता है। और अगर हम चाहते हैं बाल हम चाहें सिंपल और जल्दी बन जाए, तो उसके लिए आप कौन सा हेयर स्टाइल रेकमेंड करेंगे? हम स्ट्रेट कर लें, ब्लो ड्राई कर लें, कर्ल्स कर लें, क्या बताएंगे आप? देखो, कर्ल्स और ये जो ब्लो ड्राइज वगैरह होते हैं, ये बच्चियों से हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। स्ट्रेटनिंग बच्चियों को बड़ी पसंद आती है आजकल, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हर बच्ची चाह रही है कि हमारे बाल जो हैं वो स्ट्रेट लुक दें, स्लीक लुक दें, चाइनीज़ लुक आए, उससे फेस भी स्लिम लगता है। तो जो है ना, स्ट्रेटनिंग ज़्यादा बेहतर है हर उसमें, और हर फेस के ऊपर वो सूट भी करती है। अच्छा, आज जैसे कि चांद रात है तो सैलून में भी काफ़ी रश होते हैं, तो बताएं कि बालों के लिए कौन सी ट्रीटमेंट्स लड़कियां ले रही हैं? आजकल जो है केराटिन बहुत ले रही हैं, बोटॉक्स ले रही हैं, उसके अलावा नैनोप्लास्टिया बहुत इन हुआ है आजकल जी, हमें नैनोप्लास्टिया कर दें। वो क्या हर उसमें भी स्ट्रेटनिंग आती है, फ्रिज कम हो जाते हैं, एज ए ट्रीटमेंट ही यूज़ हो रहा होता है। अब मसला ये है कि हर बंदा जो है वो मीडिया उसको देख देख के आपके बालों के अकॉर्डिंगली हर चीज़ होनी होती है, कौन सा ट्रीटमेंट आपके बालों को लेके चलना चाहिए। अब समटाइम्स हमारे पास एक जैसे बच्ची आती है, जी हाँ मैंने जो है वो केराटिन कराना है, उसको हालांकि चाहिए स्लीक लुक, बिल्कुल, और लेकिन कराना केराटिन है। हालांकि ये बात क्लियर करने वाली होती है, केराटिन आपको बहुत ज़्यादा स्लीक लुक नहीं देती, वो टेम्परेरीली कुछ वॉशेज होती हैं, उसके अंदर आपको जो है वो फ्रिज कम करती है, वो एज ए ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारा जो केक है वो भी इन प्रोसेस है, तो बताएं फिर सारा क्या कर रही हैं आप? जी नूर, मैं अब ये कर रही हूँ कि पहले मैंने लेयर्स जो थी वो काटी केक की, वनीला फ्लेवर है मेरे पास स्पॉन्ज का, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ये लोटस दे रही हूँ आज फ्लेवर, तो मैंने लेयर्स के अंदर पहले प्लेन क्रीम लगाई और फिर मैंने उसमें लोटस स्प्रेड लगाया। ठीक है, लोटस स्प्रेड लगाने के बाद ही मैंने जो लोटस जो बिस्किट्स हैं ना उनको क्रश किया हुआ है, तो वो भी इसके सेंटर में जब लगाएंगे ना, जब 1 बाइट आप खाते हैं केक की, वो तो रोज़ा है हमारा तो वो आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें इसके बैटर के बारे में भी बताएं, वो कैसे बनाया आपने, और इसका जो स्पंज है उसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा बताएं। वो अक्सर लोगों का, पहले भी मैंने एक बार बात की थी, जो बिगिनर्स होते हैं उनका माशाल्लाह इतना सख्त हो जाता है कि आप एक दूसरे को मार सकते हैं, वो खा तो बिल्कुल नहीं सकते तो उसकी भी सीक्रेट ज़रा टिप बताएं कि कैसे हम उसको सॉफ्ट और फ्लफ़ी रख सकते हैं और मॉइस्ट भी। बिल्कुल जी, हमारी जो ख़वातीन है वो बड़े आराम से घर पे अपना स्पॉन्ज बना सकती हैं, और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये 1 पाउंड का है, और ये जो 1 पाउंड का है इसमें सिर्फ मैंने 2 एग्स यूज़ किए हैं। ठीक है, 2 एग्स ले लें इसमें, और आप इसमें 125 ग्राम शुगर, 125 ग्राम ये फ्लावर, और बेकिंग पाउडर नहीं डाला हुआ ना इसमें, ऑयल डाल लें और मिल्क डाल लें 20-25 ग्राम। तो सबसे पहले आपने शुगर और चीनी जनी से है वो, और 2 जो अंडे हैं ना, अगर आपके पास बीटर मशीन है तो इस बीटर मशीन की मदद से आपने अपना जो ये है अंडे और शुगर को अच्छे से बीट कर लें। जब वो फुल फ्लफ़ी हो जाए तब आपने उसके अंदर जो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, फ्लावर, मैदा, ये हैंड से मिक्स करना है, नॉट अ स्पैचुला, नॉट अ बीटर मशीन, नथिंग। जितना अच्छा आप ये मतलब जितने भी मतलब व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, और स्पेशली जो मेरी स्टूडेंट्स भी मुझे देख रही हैं, तो वो ज़रूर कह रही होंगी कि मैम सारा ने बहुत अंदर की टिप बताई है जो कोई नहीं बताता। अच्छा, इसीलिए केक हार्ड हो जाते हैं कि एक तो उनका टेम्परेचर ठीक नहीं होता, और दूसरा उन्होंने जो ये मिक्सिंग की भी होती है ना बैटर की, वो ठीक नहीं होती। ऑलराइट, तो वो कैसे हमने मिक्स करना है? हाथ से। हाथ ठीक है, बेशक ग्लव पहन लें या अपना हाइजीन के मुताबिक हाथ धो लें, और
बड़ा अच्छा आपका कह लीजिएगा कि इतना सॉफ्ट आपका स्पॉन्ज बनेगा, 20 से 22 मिनट में ये बेक हो जाएगा। और अक्सर स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, मॉइस्ट नहीं होते। जैसे हम बाहर से केक लेते हैं ना, उनके वो थोड़े मॉइस्ट होते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन घर पे अक्सर बहुत ज़्यादा ड्राई बनते हैं। तो उसके लिए क्या करें वो भी बता दें। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास मिल्क है, ये मिल्क बना के रखें फ्रिज में अपने, और अगर मिल्क नहीं है तो वो शुगर सिरप भी बना सकती हैं। जैसे आजकल फ्लेवर स्ट्रॉबेरी आया हुआ है बहुत ज़्यादा सीजनली, बिल्कुल, तो वो अपना 1-2 स्ट्रॉबेरीज डालें 1 कप वाटर में और 1 चमचा शुगर डालें, तो वो जो उसका ज़बरदस्त सा अरोमा होगा ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वो वाटर में आ जाएगा। और जब हम अपने स्पॉन्ज को सोक करते हैं तो वो उस सिरप को यूज़ करें, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार आप कह लें कि हमारा जो फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। हमारा केक भी तकरीबन तैयार हो ही गया। बताएं फिर अब क्या करेंगे आप। अब बस मैं समझें कि इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ, इसे अब हम अपनी ज़बान में कहते हैं प्लस्तर। प्लस्तर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट ही है इसका। यस, अब समझ लें कि पहले मैंने क्रम कोट किया था क्योंकि जाहिर है हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अदरवाइज़ हम इसे ना क्रम कोट करके ना 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़रा सेटल हो जाए। ये सेटल हो जाए, फिर हम इसके ऊपर नीट जो फिनिशिंग देनी होती है ना वो करते हैं। फिर जैसे अब आपने देखा ये मेरे पास नोज़ल्स हैं, अब इन नोज़ल्स को मैं इसमें डाल के इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, और जो हमारे पास जो गोल्ड है वो इसके ऊपर टच करूँगी। बार बार हम गोल्ड की बातें कर रहे हैं। चलें फिर बताएं अब क्या करेंगे हम। अब बस मैं इनकी नोज़ल्स में ना ये लगाने लगी हूँ क्रीम। अभी सिर्फ मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। हमारा केक की फिनिशिंग हो गई है, अब सिर्फ मैं इसका जो नूर नोज़ल वर्क है ना वो स्टार्ट करेंगे। फ्लेवर भी आपने बहुत ही अच्छा चूज़ किया, लोटस। वो देखें मुझे दिल से दिल को राहत होती है। और मेरा एक्चुअल में फेवरेट है, इवन दो मुझे अच्छा। मीठा इतना नहीं पसंद, अरे लेकिन लोटस इज गुड। और वैसे भी वो टेस्ट भी अच्छा लगता है। और आपने बिस्किट्स की भी थोड़ी ऐड किया ना, एक लेयर इसमें। अंदर मैंने लेयर्स में बिस्किट भी ऐड किया। अच्छा, आगे आपने शाही टुकड़े बनाए थे, तो अब आप केक बना रही हैं, तो शाही टुकड़ों को किस चीज़ के साथ सर्व करना बेस्ट है? क्या उसका कॉम्बिनेशन है जो सबसे बेस्ट है? लंच या डिनर में? लंच का भी बता दें, डिनर का भी बता दें। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपका दोपहर में अब ईद आ रही है ना, ज़रा ईद के अकॉर्डिंग बताएं। तो उसमें ये है कि आप अपना कोई भी गेट टुगेदर करते हैं, चाहे वो इवनिंग में हो चाहे वो आफ्टरनून हो, तो आप कोई कबाब मसाला बनाएं, बिरयानी बनाएं, कोई ज़बरदस्त से सैलड्स एक आधा बनाएं, रायता, और उसके बाद आप अपना ये हमारा जो शाही टुकड़े है वो लास्ट में सर्व करें तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब बताएं फिर केक को आप क्या कर, बड़ा मज़ेदार सी आपने, लग ही नहीं रहा इतना मुश्किल है, बहुत आसानी से आपने उसकी फ्रॉस्टिंग भी कर दी है। जी नूर, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मेरी स्टूडेंट्स मुझे देख रही हैं और माशाल्लाह मैं उनको 1 महीने में बेकिंग में खड़ा कर देती हूँ। अच्छा, फिर मैं कब आऊँ आपके पास? जब मर्जी आए आप, जब स्पेशल ईद के बाद आ जाओ। आ जाएं ज़रूर। अच्छा सारा, आप अपने घर में क्या, जैसे सुबह ईद है तो आप क्या बनाएंगी मीठे में? मैं मीठे में जो है ना वो बनाऊंगी शीर खुरमा भी और ये भी, शाही क्योंकि टुकड़े भी, माशाल्लाह मतलब मेरी जितनी भी माशाल्लाह नंदे हैं, सिस्टर्स हैं, फर्स्ट डे मेरे घर पे ही माशाल्लाह डिनर होता है, तो फिर मुझे 2-3 मीठे रखने पड़ते हैं, बच्चों के लिए केक, बड़ों के लिए। और फिर ईद भी तो मीठी है ना, मीठी। यस, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा प्रिपेयर हो ही गया है केक। यस, अब देखें मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दे रही हूँ, और इसके ऊपर हमने फिर ये अपना गोल्ड भी लगाना है। ठीक है, अब हमने 5वीं बार गोल्ड की बात कर ली। यस। अच्छा, मैं ना देखें इसको हाफ लगाया है, राउंड में नहीं लगाना ज़्यादा। अच्छा, फुल नहीं इसको करना। वैसे डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्रेजेंटेशन खाने की। और ये ईद पे देखिएगा बहुत प्यारा लगेगा और टेस्ट तो होगा ही होगा, बट आप ये भी देखिएगा कि देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल, अभी वो इतना यूनिक सा लग रहा है। ज़रा थोड़ी सी हमारी हवा चल रही है फैन की। और इसके बाद बस ख़त्म, प्रिपेयर हो गया। तो वैसे सारा ये बताएं कि केक को अगर हम ज़्यादा देर तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टिप है?
उसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि एक तो आप अपना बाज़ार से चाहे केक आ रहा है आपका या आप खुद बेक करके बना रही हैं, आपने इसको ना किसी बॉक्स में रखना है। ये नहीं है कि अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ीमेल फ्रिज में सालन भी चल रहे हैं, राइस भी रखे हुए हैं, बिरयानियाँ हैं या जो भी समथिंग है, वो फूड को कवर नहीं करती हैं, ऐसे ही फ्रिज में रख जी, देते हैं। उसकी स्मेल उसमें आ गई। अक्सर आपने देखा फीमेल गार्लिक बहुत रखती हैं ट्रू उसमें, और वो फिर पूरे फ्रिज में हर Yes. चीज में, इवन दूध पड़ा होता है अब वो तो ऊपर से आपको ढका पता है होता है, उसमें भी केक खुशबू आ के जाती इतने है। प्यारे प्यारे बॉक्सेस आ गए हैं कि आपने, जैसे मैंने अभी केक बनाया है, उस बॉक्स में मैं इसे सेव कर दूंगी। जब मैंने इसकी कोई कटिंग करनी होगी या कुछ होगा, मैं निकालूंगी, सर्व करने के बाद जो बच जाता है उसको भी वापस उसमें लगा दूंगी। तो इसमें ठीक एक तो ना स्मेल जाएगी, ना ही हमारा 3 डेज इजीली हमारा केक फ्रिज में सही रहेगा। चले हमारा केक तैयार है, यस, चलें दिखाएं जरा कैमरे में। बस मैं एक छोटा सा ये जी जी कर लें, लोटस और अपने बिस्किट लगा दूं। बहुत ही प्यारा लग रहा है और जो आपने साथ डेकोरेशन की बस है, वैसे ये- हम चाहें तो थोड़े फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं या कर नहीं? सकते हैं, बिल्कुल जैसे कर सकते आपने हैं। जिक्र किया स्ट्रॉबेरी का सीजन है, तो हम चाहे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी कर ऐड कर सकते हैं। सकते हैं। अब मैं नूर की पसंद का बस ये केक मैं ही लेके जाऊंगी। ठीक है, हो गया प्रिपेयर? यस, ठीक है, दिखाएं हमारे कैमरे में बस ये जरा। मैं थोड़ा सा लोटस ऐड किया है, ओके, वेरी बल्कि हम इसे टॉवल भी उतार देंगे। तो अब चाहे हम इसकी क्लिप्स बनाएं। ठीक है जी, तो हमारा केक प्रिपेयर हो गया है, शाही टुकड़े भी हमने बनाए हैं और जल्दी जल्दी बन गए हैं। बहुत मज़े मज़े की टिप्स बताई हैं सारा ने हमें, जो किसी को भी नहीं पता। और साथ हमारा केक भी प्रिपेयर हो गया है। हमारा केक भी रेडी है। ओके सारा, थैंक यू सो मच, बहुत मज़े की आपने टिप्स भी दी हैं। और सुबह ईद है, मेरे भी बहुत काम आएंगे और जो हमें देख रहे हैं उनके भी बहुत काम आएंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से बल्कि आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इंशाल्लाह आप लोग शाही टुकड़े और केक ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा। थैंक यू जी। थैंक यू। चले हमारी मेहंदी भी बिल्कुल लग गई है, तो दिखाएं कैसी मेहंदी लगाई है। मुझे तो वैसे बहुत प्यारी लगी है, बहुत ही डिसेंट सा डिज़ाइन है और साथ ईद मुबारक भी लिखा हुआ है। इसमें यही देखें, चांद के साथ आजकल इसी तरह हल्के हल्के से वो डिज़ाइंस के साथ फिंगर्स के ऊपर बन रहे आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, बच्चियां ये बनवा रही हैं। और साथ जो है ये ज़्यादा सबसे ट्रेंड पे चल रहा है, ये जो स्टोन्स वर्क भी साथ लग रहा है। हर बच्ची की अपनी डिमांड होती है कि हमने ये स्टोन्स लगवाना है, पर्ल लगवाना है या मिरर लगवाना है। तो अकॉर्डिंग द डिज़ाइन ये भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा है जी। तो आप लोगों को जिसको भी है तो वो फिर बंदा उससे आइडियाज मिलते हैं, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑल राइट, तो मेहंदी के डिजाइन्स भी हमने आपको दिखा दिए हैं, साथ साथ सुबह आप कैसी लुक क्रिएट कर सकते हैं कम टाइम में, वो भी हमने आपको बताया है। मेरे साथ महविश मौजूद थी, साथ साथ आयशा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।